Hi guys, welcome back once again. My name is Gaurav Kumar Pathak. I'm from Achieve Institute. लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो रिगार्डिंग योर इंट्रोडक्शन ऑफ द सिलेबस और आपके क्वेश्चन पेपर का इंट्रोडक्शन जो आपका सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है लिटरेचर सेगमेंट का इंग्लिश का जो है एग्जाम डिजाइन होता है उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था. टुडे 1 मार्क के लिए हम आज कवर करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था. आप लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं, लिंक में लास्ट वीडियो डाल दूंगा मैं. एंड उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट होते हैं. एक एक्सट्रैक्ट होता है चैप्टर के अंदर से और दूसरा पोएम का पार्ट होता है. और पोएम के 4 मार्क्स के उस पार्ट में एक क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है रिगार्डिंग द नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट. एंड 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है पोएटिक डिवाइस या फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं उसको. तो अभी जो हम कवर करेंगे वो फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं, हिंदी में से अलंकार कहते हैं. यूं तो अगर हम बात करें फिगर्स ऑफ स्पीच की तो हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन हमारे सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है अभी हम उसको डील करेंगे. अगर आपने आज की ये 10-15 मिनट की वीडियो देख ली तो डैम श्योर 1 मार्क आपका सीबीएसई बोर्ड के अंदर फिक्स हो गया. और थैंक गॉड ऐसी अगर 70-80 वीडियो देख ली तो डेफिनेटली 1 मार्क ऐड करते हुए आपको 80 मार्क्स डैम श्योर मिल जाएंगे. तो अभी हम जो फोकस करने जा रहे हैं उसको फोकस करिए और उस कंसेप्ट को देखिए. फिगर्स ऑफ स्पीच का कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं अभी. और यहाँ पर हमारे पास जो भी पोएटिकल डिवाइस या फिगर्स ऑफ स्पीच हमारे बुक के अंदर 6 पोएम के अंदर यूज हुए हैं उनको हम यहाँ पर हाईलाइटेड करेंगे. पोएम नंबर 1 पार्मेलिड 66, सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल, थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट, फोर्थ पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, फिफ्थ पोएम अ रोड साइड स्टैंड एंड सिक्स्थ पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स. एंड्रू रिच ने लिखी ऑन जेनिफर्स टाइगर. तो सभी पोएम को कवर करते हुए हम अपने फिगर्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे. सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सिमली है. सिमली ऑफ दिस वन द एग्जांपल बहुत इजी है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं. सिमली को कवर करना इज नॉट डिफिकल्ट वन. डिफिकल्ट वन इज टू द स्पेलिंग. मैं बता दूं 80% ऐसे स्टूडेंट जिनका इंग्लिश में ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत वीक है या कुछ भी वीक है इंग्लिश के अंदर, वो अपने आप को वीक महसूस करते हैं, वो इसकी स्पेलिंग में नर्वसनेस में एग्जाम के अंदर गलत करके आते हैं. वो स्माइल लिख कर आते हैं, नॉट स्माइल, इट्स SIMILE. सिमली. सिमली को याद रखने का एक बहुत सिंपल सा बहुत आसान सा तरीका है. आपको बस ये 2 वर्ड याद रखने, लाइक और एज. अगर आपने लाइक और एज को याद रख लिया तो डैम श्योर आपको कोई इश्यू नहीं. जहां भी आपको लाइक और एज मिल जाए दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सिमली. जैसे आपको लाइक और एज दिख जाए वो सिमली का एग्जांपल होगा. मैं आपको आपकी बुक से कुछ एग्जांपल देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा. पोएम नंबर 1 पार्मेलिड 66, कमला दास ने पोएम लिखी है, बहुत अच्छी पोएम है. उस पोएम के अंदर आई गेस पेज नंबर 94 NCERT उस पोएम का पार्ट बता रहा हूं मैं. उस पोएम के अंदर जो आपके पास है वो लिखा हुआ है हर फेस isn't like that of carbs. अब आप जो यहां पर देख रहे हैं हर फेस ऐसे, कमला दास ने पार्मेलिड 66 पोएम के अंदर अपनी माँ के फेस को कंपेयर करा है एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प से. तो ये लाइक जो कंपैरिजन के लिए यूज करा गया है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सिमली. तो ये आपका फर्स्ट पोएम का एग्जांपल है. फर्स्ट पोएम में एक और एग्जांपल है, आप देखेंगे तो आपको आई गेस लास्ट थर्ड लाइन के अंदर जो है, लास्ट थर्ड लाइन के अंदर मेंशन करा गया है, वहां लिखा हुआ है एज अ लेट विंटर्स मून. एज लेट विंटर्स मून. तो यहां पर वापस देखेंगे, वापस पोएटिस कमला दास ने अपनी माँ के फेस को कंपेयर करा है. लास्ट थर्ड या फोर्थ लाइन आई गेस, वहां लिखा हुआ है एज. सो दिस एज इज वेरी हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई दिस सिमली. ये पोएटिक डिवाइस है कौन सा, सिमली का. पोएम नंबर 2 की अगर बात करें तो पोएम नंबर 2 के अंदर एलिमेंट्री स्कूल वाली पोएम के अंदर स्टीफन स्पेंडर ने लिखा है. पोएट स्टीफन स्पेंडर हैं, उन्होंने बहुत खूब वहां पर लिखा है लाइक रूटलेस वीड्स. लाइक रूटलेस वीड्स. सो गाइस रूटलेस वीड्स आप देख रहे हैं, वापस पोएट क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं रूटलेस वीड्स से स्टूडेंट्स को जो स्लम एरिया के अंदर रहते हैं और पढ़ते हैं. तो रूटलेस, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जैसे वी गाइस विल फाइंड व्हाट लाइक और एज, सो लाइक इज ओवर हियर, सो वो सिमली का एग्जांपल हमारे लिए बन जाएगा. हमें बस इतनी सी बात ख्याल रखनी है और कुछ नहीं. और इसी पोएम के अंदर सेकेंड लास्ट पैरा का 5th लाइन, 4th या 5th लाइन के अंदर आपको मेंशन करा गया है. वहां पर लिखा हुआ है लाइक बॉटल बिट्स ऑन अ स्टोन. इट्स अ लाइक बॉटल bits on stone. So again this like is very helpful. like जैसे मिलेगा तो आपको सिर्फ ये लाइन लिख देनी है, इन्वर्टेड कॉमा में प्लेस करना है और वहां पर लिख देना है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिमली. बस सिमली वर्ड लिखने का आपको 1 मार्क
आपके एग्जाम के अंदर मिल जाएगा। सो ये हमारा एक पोएटिक डिवाइस कवर्ड होता है। इसके अलावा हमारे पास 6 और हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अगले के लिए हाईलाइटेड करता हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और अगला जो वो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि इसमें जो हम हाईलाइट करने जा रहे हैं दैट इज रिपीटेशन। रिपीटेशन इज वेरी इजी वन। आप देखेंगे रिपीटेशन बहुत आसान रहेगा, क्योंकि रिपीटेशन मीन्स रिपीटेड होना किसी चीज का। मैं बात कर रहा हूं आपके पोएम नंबर फर्स्ट की। फर्स्ट पोएम के लास्ट लाइन में माय मदर 66 पोएम है, कमला दास पोएट है, पोएटेस है, और उसकी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है स्माइल स्माइल स्माइल। सो रिपीट होना इज इटसेल्फ द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? रिपीटेशन। स्माइल स्माइल स्माइल। अनदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं तो दूसरे एग्जाम्पल के लिए मैं जाऊंगा पोएम नंबर 2 के अंदर, जहां पर फर्स्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है एंड थर्ड पैरा के भी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है इट्स अ फार फार। सो फार फार इन द सेंस दूर दूर, बहुत दूर के लिए डिनोटेड करा था रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड। रिपीट हो रहा है जब एक ही वर्ड, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड रिपीटेशन। सो इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो नेक्स्ट वन इज, I hope this one is the clear. Sufficient examples are available from CBSE textbook NCERT. The next one is alliteration. Alliteration is also the easiest one, like a repetition. Alliteration भी बहुत आसान है repetition की तरह समझना। बस आपको थोड़ा सा जो है थोड़ा सा लगे repetition से alliteration। क्या फर्क है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। alliteration और repetition में सिर्फ इतना फर्क है, देखिए जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ it's a far far from. This is an example of poem number 2 एलिमेंट्री स्कूल, स्टीफन स्पेंडर ने लिखी है पोएम। और इसके अंदर आप देखेंगे इट्स अ फार फार फ्रॉम। फार फार फ्रॉम में देखिए जब हम फोकस करते हैं तो बेटा जी यू गाइस कैन फाइंड वेरी इजी दैट फार फार इज द एग्जांपल ऑफ रिपीटेशन, राइट, एंड फार फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। हाउ? देखिए जब फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड, जब किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगले वर्ड में भी रिपीट हो रहा है और वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, एफ इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, ए ई आई ओ यू इन्हें छोड़कर अगर हम बात करें तो एफ इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होता है तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? एलिट्रेशन। रिपीटेशन में पूरा वर्ड रिपीट होता है, लेकिन एलिट्रेशन के अंदर सिर्फ फर्स्ट लेटर रिपीट होता है, वो भी कॉन्सोनेंट साउंड होता है। अगर वो वॉवेल साउंड होता तो राइमिंग का एग्जाम्पल होता हूँ, लेकिन राइमिंग आपके सिलेबस में है नहीं तो मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूँ। आप इसे देखेंगे इट्स अ फार फार फ्रॉम। फार फार इज द एग्जांपल। सीबीएसई में पूछा गया था कि बताइए इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है, बच्चे लेकर आए थे रिपीटेशन, बल्कि वो गलत था, लिखना था रिपीटेशन और एलिट्रेशन, क्योंकि दोनों का एग्जांपल यहाँ पर एक साथ यूज करा गया। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट, पाब्लो नेरुडा ने लिखी है, और स्टैंजा नंबर 3 की सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, वॉर विद गैस। सो वॉर विद जो आप देख रहे हैं, इस वॉर विद में हियर इज द रिपीटेशन ऑफ डब्ल्यू। सो हियर इज द रिपीटेशन ऑफ डब्ल्यू, इट मीन्स इट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? एलिट्रेशन, बिकॉज डब्ल्यू इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, सो दैट्स व्हाई हम इसे क्या कहेंगे? दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। वापस रिपीट करता हूं, देखिए आप यहां पर हमने ऊपर लिखा था लाइक बॉटल बिट्स ऑन अ स्टोन, लाइक बॉटल बिट्स, हियर इज अ बॉटल एंड बिट्स। सो this bottle B and this bits B, again it is example of alliteration, because एक vowel sound, एक जब consonant sound repeat होता है तो that is an example of alliteration. So alliteration का example होता है। poem number last and then first tiger एंड्रो इंडिच ने लिखी है, उस poem के अंदर fingers fluttering. So again that is an example of the very same alliteration, because fingers are fluttering. So F or F is the repetition of F or F. Poem number 4 की बात कर रहा हूँ, A Thing to Beauty, उसके अंदर भी इसका एग्जाम्पल दिया है, लाइक नॉबल नेचर, नॉबल नेचर। So novel nature, again here is a repetition of what? N, and N is a consonant sound. So जब repetition होता है सिर्फ फर्स्ट लेटर का और वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, इट मींस दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। सो एलिट्रेशन का बेस्ट एग्जांपल आपकी बुक के हिसाब से मैंने आपको कोशिश करा है बेस्ट एग्जांपल को कन्वे करने के लिए, एंड आई गेस आप लोगों को ये बात समझ में आती है। Simile, easiest one, you guys have to just get what that is regarding the simile. For simile we have to just crack out with the like or as. Then next is repetition. The repetition is a very easy one, and alliteration, the repetition of the consonant sound and first letter. So that is all about which I want to just convey to
ऑल ऑफ यू गाइस. ओके, देन नेक्स्ट, इसके बाद एलिट्रेशन के बाद आई वुड लाइक टू हाईलाइट फ्यू मोर. जस्ट आफ्टर द एलिट्रेशन मैं आपको हाईलाइट करके बताना चाहूंगा. हियर इज द हाइपरबोल. हाइपरबोल जनरली वी यूज इन आवर कॉमन चैट. हम यूज करते हैं इसको हाइपरबोल. हाइपरबोल के अंदर हम क्या करते हैं, हाइपर हो जाना. हाइपर इन द सेंस अपनी बात को पोइट यूज करते हैं अपनी बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए. हाइपर यू गाइस आर वेरी वेल. इट्स नॉट हाइपरबोला. इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हाइपरबोला ना समझे. इट्स हाइपरबोल. हाइपरबोल के अंदर जो हमारे पास एग्जांपल रहेगा, ये याद रखिएगा, अपनी बातों को बहुत ज्यादा बढ़ाकर दिखाना, बहुत ज्यादा लाइमलाइटेड करके दिखाना इज कॉल्ड हाइपरबोल. जैसे मैं बात करता हूँ, आई थिंक सो दिस इज बेस्ट एग्जांपल इन माय बुक. मुझे ऐसा लगता है, और ये आपके सिलेबस से नहीं है, लेकिन आप फोकस करिएगा. इसके लिए एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज आई एम टू हंग्री. I can eat a horse. Look at the example. I'm too hungry. I'm too hungry. I can eat a horse. Can a guy eat a horse? वो अपनी भूख को इतना ज्यादा हाइपर कर रहा है कि मेरा काम चिकन से नहीं चलेगा. मेरा काम चिकन से नहीं चलेगा. I can eat a horse. I can eat a horse. So वो दिखा रहा है कि मेरी भूख इतनी ज्यादा है, अपनी भूख को हाइपर कर रहा है. तो पोएट ऐसा करते हैं, अपनी बात को बहुत ज्यादा लाइमलाइटेड करने के लिए वो इस चीज का इस्तेमाल किया करते हैं. तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपके चैप्टर से भी है. सेकंड नंबर चैप्टर नंबर 2 लॉस लिखा और वहां पर यूज कर रहा है गार्बेज इज गोल्ड टू देम. गार्बेज गोल्ड नहीं हो सकता, लेकिन एनीज जंग ने उस बात को लाइमलाइटेड करा है कि द पीपल हु आर लिविंग इन फिरोजाबाद, द चाइल्ड हु आर लिविंग इन फिरोजाबाद और सीमापुरी, for them they highlighted, for the Simapuri especially, the garbage is gold because that is not only the means of the survival but also much more. Next is personification. So guys, हम personification को clarification दे देते हैं. personification भी बहुत ज्यादा easy है आपके लिए. personification के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो personification है वो आपके पोएम नंबर 3 के अंदर यूज करी गई है. कीपिंग क्वाइट, पोएम नंबर 3, लास्ट स्टैंजा फर्स्ट लाइन, वहां पर लिखा हुआ है पर्सोनिफिकेशन. मैं देता हूं भी क्लेरिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन के अंदर आपको क्या करना है, इतना समझना है कि किसी इंसान की चीजों को और उनके गुणों को किसी चीज के अंदर या किसी एनिमल के अंदर भी रखा जा सकता है. दैट्स कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. पर्सन वर्ड से क्लैरिफिकेशन मिलता है. पर्सन, पर्सोनिफिकेशन. और पर्सोनिफिकेशन डिनोट किस चीज को करता है, इसी चीज को करता है. मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं अपने बुक का. उसके अंदर है दैट इज माय कार लव्स मी. अब आप समझ गए, इस एग्जांपल के जरिए समझ गए, माय कार लव्स मी. कैन कार लव एनीबॉडी? क्या कार किसी को लव कर सके? नो. वो पोएट ऐसे दिखाना चाहता है कि माय कार लव्स मी, कि मैं अपनी कार की इतनी टेक केयर करता हूं कि माय कार ऑल्सो टेक केयर ऑफ मी. मीन्स माय कार लव, बिकॉज लव इज एन इमोशन एंड इमोशन relates to the person, but this symptom, this habit has been, this emotion has been put into the car, means that is an example of personification. book की अगर बात करो तो कीपिंग क्वाइट पोएम है, उसका लास्ट स्टैंजा फर्स्ट लाइन, perhaps the earth can teach us, perhaps the earth can teach us. Pablo Neruda ने यूज करी लाइन और कहा गया परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कि पृथ्वी हमें सिखा सकती है. एंड हियर सीबीएसई बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार बन जाता है आपके लिए कि यहाँ पर ई को कैपिटल लिखकर दिखाया गया. इस ई को कैपिटल लिखकर दिखाया गया. क्यों दिखाया गया आपको बताना है. क्योंकि यहाँ पर अर्थ को एज अ टीचर दिखाया जा रहा है. और क्यों दिखाया जा रहा है? बिकॉज यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल करा जा रहा है और टीचर दिखाया जा रहा है. तो पोस्ट के हमेशा फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखकर दिखाना होता है, जिसकी वजह से अर्थ को भी ई कैपिटल लिखकर उसके लिए अर्थ को डिनोटेड करने के लिए. क्यों? क्योंकि दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. सो इसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है. द नेक्स्ट वन, द वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज ऑल अबाउट द मेटाफर. दिस इज द बेस्ट वन. सीबीएसई में हमेशा पूछा जाता है और आपको समझना होगा, इसको समझना भी आसान रहेगा आपके लिए. जब दो चीजों का आपस में कंपैरिजन करा जाए बट द बेसिस हैज बीन टेकन, जिस बेस पर करा जा रहा है उसका बेसिस ही क्या हो जाए, गलत हो जाए, रॉन्ग प्रूव हो जाए, तो वो इसका एग्जांपल होता है. जस्ट लाइक टेक एन एग्जांपल, मैं आपकी बुक का एग्जांपल देता हूं. पोएम नंबर 2 एलिमेंट्री स्कूल, और उस पोएम के अंदर लाइन है आपकी शायद
4th लाइन के अंदर मेंशन करा गया है, द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग बॉय। अब यहां पर कंपेयर क्या करा गया, लाइक कहा गया है कि स्लम एरिया के अंदर रहने वाले जो बच्चे हैं पेपर सीमिंग है, पेपर सीमिंग इन द सेंस पेपर की तरह दुबले पतले। तो ऐसा करते हैं ना, एक तरफ तराजू के ऊपर पेपर रख लेते हैं और एक तरफ एक लड़का बिठा देते हैं। तो क्या उन दोनों का बेसिस जो लिया गया है, क्या वो बेसिस सही है? नहीं। तो पेपर सीमिंग क्यों दिखा रहा हूं? पेपर सीमिंग दिखा रहा है कि वो दुबले पतले हैं, और पोएट स्टीफन स्पेंडर ने ऐसे कंपेयर करा है कि दोनों एक समान है, लेकिन द बेसिस इज नॉट द करेक्ट वन। वो बेसिस सही नहीं है। बोलते हैं ना चांद सा रोशन चेहरा, तो ऐसा करते हैं, एक तरफ चांद रख देते हैं और एक तरफ चेहरा रख देते हैं। क्या दोनों की चमक एक जैसी होगी? नहीं। तो जो दो चीजों के बीच में आपस में कंपैरिजन किया गया है, उसका बेसिस अगर गलत हो जाए तो द पेपर सीमिंग बॉय इज द एग्जांपल ऑफ द मेटाफर। और मेटाफर के लिए इसी में से एक और एग्जांपल यूज करा गया है, राइट साइज। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं ये राइट साइज क्यों यूज करा गया? तो रेड साइज इसलिए यूज करा गया कि रैट की जो आइज होती है वो बहुत छोटी होती है। इसके लिए कंपेयर नहीं किया जा रहा है कि उसकी छोटी आंखें इंसान की छोटी आंखों के बराबर, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। वो ऐसा डिनोटेड करा जा रहा है कि जैसे चूहा हमेशा हंगर ग्लीम्स इन हिज आईज, एमिशिएटेड नजर आता है, उसकी आंखों में भूख लगी होती है, वो अपने लिए हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, वैसे स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे भी अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं जो उनको वहां पर नहीं मिल रहा है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर। मेटाफर का एग्जांपल था बेटा, आई रिपीट वंस अगेन, मैं बात कर रहा हूं सिंपली वेरी इजी, लाइक और एज का इस्तेमाल करके। वेयर इज लाइक और एज, दैट इज द वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। पॉइंट नंबर फर्स्ट से मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिया, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, एज लेट विंटर्स मून, like rootless weeds, and like bottle bits on a stone. These are the example. Repetition, repeat हो रहा है तो that is an example of repetition. Then alliteration, alliteration में से first letter repeat होता है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, अगर वॉवल हो गया तो राइम का एग्जांपल हो जाएगा। हाइपरबोल, अपनी बातों को बहुत ज्यादा बढ़ाकर दिखाना। गार्बेज इज गोल्ड, sorry, garbage is gold to them, so that was also an example. Then personification, जब पर्सन के कुछ गुणों को क्या करा जाए, इमोशंस को किसी चीज में रख दिया जाए। पॉइंट नंबर थर्ड, कीपिंग क्वाइट, पाब्लो नेरुदा ने एग्जांपल दिया, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। मेटाफर मैंने आपको बताया जब दो चीजों का आपस में कंपैरिजन हो, लेकिन वो कंपैरिजन का बेसिस ही गलत हो जाए। लास्ट हमारे पास जो बच गया है वो है कंट्रास्ट। बहुत इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इजी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें सिर्फ आपको कॉन्ट्रैरी वर्ड से समझ आ रहा है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब ही होता है जस्ट अपोजिट, जब दोनों चीजें जस्ट अपोजिट हो। आपकी बुक के अंदर सोफी और जेंसी दो कैरेक्टर है। गोइंग प्लेसेस लास्ट चैप्टर, अभी तो स्टार्ट ही करा हमने सिलेबस, लास्ट चैप्टर की बात करो, फ्लामिंगो की बुक से है। वहां पर जेंसी जो एक कैरेक्टर है और एक कैरेक्टर है सोफी। सोफी ऐसी कैरेक्टर है जो रियलिटी में नहीं जीती है, शी इज अनरियलिस्टिक, और अनरियलिस्टिक होने की वजह से उसके पेरेंट्स उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन जेंसी जो होती है वो रियलिस्टिक होती है। तो दोनों के बीच में आप देखेंगे गैप है, रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक का गैप है। शी इज अ ड्रीमर, वो हमेशा सपने देखती हैं और ये रियलिटी में जीती हैं। तो दोनों के बीच में कंट्रास्ट का एग्जाम्पल यूज करा गया है। जैसे पॉइंट नंबर लास्ट, ऑन जेनिफर्स टाइगर, सेकेंड पैरा, फर्स्ट लाइन, फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल यूज करा गया है। वहां पर टाइगर की ठीक कंट्रास्ट है जेनिफर, आंट जेनिफर, दैट इज एन एग्जांपल। सो बेटा जी, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर द सीबीएसई क्वेश्चन पेपर। मींस आपके पोएम के अंदर, आपकी बुक के पोएम के अंदर जितने भी एग्जांपल यूज करे गए हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन कवर्ड। यहां पर एक और मैं एग्जांपल लिखना चाहूंगा, रोड साइड स्टैंड से यूज करा गया था। मेटाफर के अंदर पॉलिश्ड कार, जिसके लिए दिखाया गया था कि कार इज नॉट पॉलिश्ड, द पीपल हु आर सिटिंग इनसाइड ऑफ द कार they are polished, means they are having a luxurious life, इसलिए इस कार को पॉलिश दिखाया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएटिक डिवाइस ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। अगर आपने इसको कवर करा तो आपको 1 मार्क जरूर मिलेगा। मैंने इसमें आपके लिए 7 फिगर्स ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइस को कवर करा है। सिमिली, रिपीटेशन, alliteration, हाइपरबोल, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर एंड कंट्रास्ट, एंड ये सारे ही बहुत इजी है। आई गेस आप लोगों को क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ तो सीबीएसई बोर्ड के अंदर 1 मार्क के लिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बाकी दोस्तों को बताएं। थैंक यू।